नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पटना पहुंचे और इस दौरान सीएम के आगमन पर सभी ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। बता दें कि बिहार चुनाव के बाद आज नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होते हुए नजर आए और अब बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पटना पहुंचे और जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में भी शामिल हुए थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये ज्यादातर देखने पर मिला। जहां जहां रोड शो किए, जहां जहां भव्य रैलियां की, वहां एनडीए को बढ़त भी देखती हुई मिलती हुई नजर आई। और इतना ही नहीं, जब आज पटना पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो उनका जोरदार और पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया गया। मैं नीतीश जी को और सभी मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। विकास जो तेजी से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति प्राप्त हो, क्योंकि पूरे देश में आज एक नया कल्चर पैदा हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं वो सुशासन स्थापित कर रही हैं, विकास स्थापित कर रही हैं, पारदर्शिता के मानकों पर चलते हुए नित नए नए आयामों को स्थापित करने का काम एनडीए गठबंधन और डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। बिहार में क्योंकि जिस अपेक्षा से, आशा से बिहार की जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, उसी प्रचंड गति से बिहार का विकास भी आगे बढ़ेगा। मैं सभी को, बिहार वासियों को भी सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, खनन सुधारों में उत्तराखंड का देश में प्रथम स्थान आया। ये बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के नाम, जहां पर केंद्र ने फिर दिया है 100 करोड़ का प्रोत्साहन। धामी सरकार ने 7 में से 6 सुधार सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। उत्तराखंड बना है प्रथम राज्य जो कुल प्रोत्साहन राशि अब 200 करोड़ पहुंच चुकी है और ई नीलामी सैटेलाइट मॉनिटरिंग से पारदर्शी खनन व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सबसे प्रभावी और तेज सुधार वाला राज्य उत्तराखंड। केंद्र सरकार की रिपोर्ट, खनन सुधारों में देश का प्रथम स्थान पे उत्तराखंड विराजमान होता है। केंद्र ने फिर से दी है 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। धामी सरकार ने 7 में से 6 सफलतापूर्वक कार्य पूरे किए हैं। तो वहीं हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने 101 उम्मीदवार उतारे और 89 जीत गए। ऐसे स्ट्राइक रेट सिर्फ रूस में पुतिन और चीन में शी जिनपिंग के दौर में देखा गया। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि अगर कहीं और ऐसा संभव है तो केवल नरेंद्र मोदी के शासन में ही हो रहा है। एक बात बताओ, 101 कैंडिडेट खड़ा कर रही है भाजपा और 89 जीत जा रहे हैं। ये संभव है? कहीं हुआ है? केवल पुतिन के वहाँ हुआ है रूस में और केवल सी के वहाँ हुआ है चीन में। तो और उसके बाद यदि कहीं हो रहा है ऐसा है तो वो मोदी जी के राज में हो रहा है। 88% का स्ट्राइक रेट जो है, ये तो पुतिन और सी बन गए। तो वहीं हरिद्वार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लंबित मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना शुरू करा और सरकार को लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। वर्कर्स का कहना है कि मानदेय, प्रमोशन और सुविधाओं पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंगनबाड़ी वर्करों के समर्थन करते हुए कहा कि ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ को उचित मानदेय और प्रमोशन का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं जिनका एक अहम रोल हमारे उसमें रहता है, वो आज अपनी सैलरी को लेकर, अपने पेमेंट को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। उनका कहना स्पष्ट है कि जब हरीश रावत जी की सरकार 2016 में थी उसी समय हमारा मानदेय बढ़ा है, उसके बाद आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 9,300 हमारा मानदेय है और हमारी डिमांड है कम से कम 24,000 रुपये मानदेय होना चाहिए ताकि हम अपने परिवारों को सुचारू रूप से चला सकें, अपने परिवारों का जीवन यापन कर सकें। हम सुबह से घर से निकलते हैं, जितना पेमेंट हमें मिल रहा है तो किराए में हमारा खर्च हो जाता है। हम अपने बच्चों की फीस में, अपने घर की रोटी में, सब्जी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते।
इसलिए हमारी डिमांड है कि कम से कम 24,000 रुपये हमारा ये होना चाहिए मानदेय। इसके समर्थन में जैसे हम लोगों को जानकारी मिली, माननीय हरीश रावत जी का एक धरना VIP घाट पर था किसानों की मांगों को लेकर, वहाँ से हम सीधे यहाँ पर आए और यहाँ पर उनको हमने पूर्ण समर्थन देने का फैसला लिया। और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, जो भी आंदोलन उनका होगा, कांग्रेस उसमें कंधे से कंधा मिलाकर। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको देहरादून से बताएंगे, जहां पर उत्तराखंड के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। FPPCA के तहत 50 करोड़ 28 लाख का समायोजन होगा। जनवरी के बिलों में सीधा दिखेगा राहत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 24 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत मिलती हुई नजर आएगी। नियामक आयोग ने बिजली खरीद लागत घटने पर मंजूरी दे दी है। 50 करोड़ 28 लाख रुपए का नकारात्मक FPPCA स्वीकृत लाभ सीधे सभी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में FPPCA के तहत 50 करोड़ 28 का समायोजन हुआ है। जनवरी के बिलों में सीधे दिखेगी राहत और 24 लाख उपभोक्ताओं को सीधे लाभ और फायदा। FPPCA ने स्वीकृत कर दिया नकारात्मक और लाभ सीधे सभी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत और सीधे लाभ। FPPCA के तहत 50 करोड़ 28 लाख का समायोजन और जनवरी के बिलों में राहत देखने को मिलेगी, यानी कि साल 2026 में बड़ा तोहफा सरकार की ओर से FPPCA ने स्वीकृति दे दी है 50 करोड़ 28 लाख रुपए के नकारात्मक को, और लाभ सीधे सभी बिजली उपभोक्ताओं को देखने को मिलेगा जनवरी 2026 में। ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड की राजनीति में गर्माहट बढ़ाते हुए UKD के केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के मूल उद्देश्य रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजधानी गैरसैंण, भू कानून और पलायन जो अब भी अधूरे हैं। वहीं रावत के अनुसार पहाड़ों का अस्तित्व संकट में है और इसी वजह से UKD आंदोलन तेज कर रहा है। देखिए, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाजपा की प्रदेश मंत्री नेहा जोशी जी का एक बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस बार भाजपा देवभूमि उत्तराखंड में तीसरी बार जीत का परचम लहराएंगी। तो मेरा ये पूछना है भाजपा सरकार से कि देवभूमि उत्तराखंड, उसका जो स्थापना हुई थी, आंदोलन जो हुआ था, किन मांगों को लेकर वो आंदोलन हुआ था? वो मांगे थी कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास जो है किया जा सके। लेकिन आज जबकि उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं ये सरकार से भी पूछना चाहती हूँ और मैं देवभूमि की सम्मानित जनता से भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या जिन परिकल्पनाओं के लिए देवभूमि उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य आंदोलन किया गया था, वो क्या आज पूरी हो चुकी हैं? आप रोजगार को देखिए, आप स्वास्थ्य को देखिए, शिक्षा को देखिए, पलायन को देखिए। आप देखिए कि हमारे राजधानी गैरसैंण की जो समस्या है, मूल निवास की बात करें, हम भू कानून की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, कोई भी एक आधार ऐसा नहीं है जिसके आधार पर भाजपा ये कह रही हो कि हम देवभूमि में जीत का परचम लहराएंगे। तो वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक देश भर में विशेष समारोह आयोजित करने का फैसला किया है। बता दें कि बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि 26 नवंबर संविधान दिवस पर देश भर में विविध कार्यक्रम होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 24,000 शिक्षण संस्थानों में सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन भी किया जाएगा। मातरम @150 यानी 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे हुए हैं 7 नवंबर को। उसको लेकर संविधान दिवस 26 नवंबर तक हमारे एक पूरे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में करने का आयोजन किया है और कई जगह उत्तराखंड में भी हमने बहुत सारे स्थानों पे ये कार्यक्रम किए हैं। 7 नवंबर को तो हमने देहरादून और हल्द्वानी कार्यक्रम किए। हल्द्वानी में प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद रहे और देहरादून का जो कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री जी और साथ में सभी ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। तो इस तरीके से 7 नवंबर से जो हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ और लगातार बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में
जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे इसमें डिबेट में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको कैसे उनकी पूरी इस पर एक प्रैक्टिस चल रही है, अभ्यास चल रहा है कि पूर्ण वंदे मातरम उनको आए। और ऐसे ही हमारे प्रदेश के जो जितने स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, लगभग 24,000 से ज़्यादा जो हमारे स्कूल्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर 26 तारीख को हमारा एक ही दिन और एक ही समय पर वंदे मातरम का संपूर्ण गायन एक होगा। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड ज़रूर बनेगा। तो वहीं हल्द्वानी में समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने पुरुष दिवस पर पीएम को ज्ञापन देकर कहा कि छेड़छाड़, दहेज, यौन शोषण और बलात्कार के झूठे केसों का दुरुपयोग बढ़ रहा है, जिससे निर्दोष पुरुष आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से टूट रहे हैं और आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं। संस्था ने तुरंत पुरुष आयोग और पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाकर पीड़ित पुरुषों को राहत, क्षतिपूर्ति और संरक्षण देने की भी मांग की। सबसे पहले तो आप सभी भैया लोगों को पुरुष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आजकल कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, यहाँ तक कि अलग अलग ऑफिसों में भी जो पुरुषों के साथ हो रहा है, उस वजह से वो लोग इतने ज़्यादा तनाव में आ जा रहे हैं, वो लोग किसी को कुछ कह नहीं पाते, परिवार में नहीं कह पाते, वो तनाव से आत्महत्या कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो इस चीज़ की रोकथाम करें और सबसे पहले पुरुषों के लिए भी उतने ही न्याय बनने चाहिए जितना महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाएं आज के टाइम पे बहुत ही अपने कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं। साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि पुरुषों को भी उतना न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है? खुशी ना आज हम जिस तरीके से 21वीं सदी में आगे बढ़े हैं और देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ पुरुष भी काफ़ी दयनीय स्थिति में है। कुछ महिलाएं पढ़ लिख करके और कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, जो कि गलत तरीके के मुकदमे पुरुषों पर लगा रही हैं। जैसे कि आप सभी लोग इसके विषय में काफ़ी बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पुरुष आयोग की भी बहुत आवश्यकता है। आपका नाम क्या है? मीना जोशी, हल्द्वानी। थैंक यू मीना। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के अवसर पर हम लोगों ने सिटी में चैट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र भेज कर कि पुरुषों के संरक्षण के लिए पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए, क्योंकि महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों का दुरुपयोग कर पुरुषों को निर्दोष पुरुषों को झूठे केसों में फंसाकर उनसे मोटी रकम कमाने का कार्य कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है कि निर्दोष पुरुषों